हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इतिहास विषय का सब्जेक्टिव नंबर 3 वीडियो देखने वाले हैं। मतलब दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है सब्जेक्टिव नंबर 1 और सब्जेक्टिव नंबर 2 बताया हुआ है, कराया हुआ है, जिसमें दोस्तों मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ हूँ, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप जो है उन सारे वीडियो को भी देखें, ताकि जो है आप जो है एक प्रॉपर तरीके से सारा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से जाएगा। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से लिख लेंगे। ठीक है। और दोस्तों, यदि आपको एमसीक्यू में एक अच्छा रिजल्ट करना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 करके आपको जो है लिंक मिल जाएगा। आप उस टेस्ट में अटेंड कीजिए। सारे टेस्ट में यदि आप अटेंड कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में भी होने वाला है। अर्थात मिला जुला के यदि आपको हिस्ट्री में एक अच्छा रिजल्ट करना है तो आप सब्जेक्टिव के सारे वीडियो को देखें, प्लस ऑब्जेक्टिव के भी सारे वीडियो को देखें। आपको जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं बताएं। दोस्तों, मैंने जो है वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में बताया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं बताएं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन है उसके बारे में 2 विशेषताएं बताएं। दोनों क्वेश्चंस अलग है। ठीक है। आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सड़क व्यवस्था के बारे में लिखना है, जो कि ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये ग्रिड पद्धति हुआ। और नेक्स्ट है कि जल निकासी व्यवस्था, कि इन लोग का जो घर का पानी होता था वो शहर के बाहर कैसे जाता था। तो ये एक सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी, जिसमें पक्की नालियों घरों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जो कि घर का पानी जो है गली के नाली में मिलता था, और वो जो गली का नाली होता था वो शहर के बड़े बड़े नालों से मिल जाता था, और वो फिर नाला जो है डायरेक्टली वो शहर से बाहर चला जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है घर का पानी शहर के बाहर कैसे जाता था वो सारा चीज आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के आष्टांगिक मार्ग के किसी 4 अंगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपको 4 के बारे में दिख रहा होगा। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, नेक्स्ट है सम्यक संकल्प, नेक्स्ट है सम्यक वाग, और अंतिम है सम्यक कर्मार्थ। यहाँ पे पहला में लिखना है आपको संसार के वास्तविक स्वरूप को समझना। नेक्स्ट में आपको लिखना है कि अहिंसा और सत्य के प्रति संकल्पित होना, और नेक्स्ट है सत्य और मधुर वाणी बोलना, और अंतिम है सही आचरण करना, जैसे चोरी ना करना। ठीक है, आपको अच्छे आचरण रखना है। तो ये है आपका 4 आष्टांगिक मार्ग। आष्टांगिक मार्ग में 4 मार्ग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है कि अशोक के धम्म की 2 विशेषताएं बताएं। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अशोक के धम्म की विशेषताएं बताएं। इसमें लिखना है आपको 2 विशेषताएं। ठीक है। तो पहला विशेषता लिखना है कि आपको अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना है। और नेक्स्ट है कि धार्मिक सहिष्णुता होना है। अर्थात सबसे पहला में आपको लिखना है कि सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का संदेश, और नेक्स्ट में लिखना है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का प्रचार। ठीक है, ये 2 विशेषताएं। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में 2 प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। यहाँ पे 2 उपलब्धि लिखना है। तो पहला उपलब्धि कि आर्यभट्ट का योगदान, ठीक है, जो कि शून्य की खोज की गई थी। नेक्स्ट है वराहमिहिर का योगदान। ठीक है, इसमें वृहद संहिता की रचना, जिसमें खगोल शास्त्र ज्योतिष के विषय शामिल हैं। तो ये 2 आप जो है योगदान लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के 2 प्रमुख कारण बताएं। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, ठीक है, बहुत सारे कारण मैंने जो है पिछले वीडियो में बता दिया हुआ है। ठीक है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछे कि ये जो है इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, तो दोस्तों आप जो है कारतूस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, 1857 का विद्रोह में अगर पूछा जाए तो आप सबसे पहले कारतूस के बारे में लिखें। इसमें क्या होता था कि जो कारतूस होती थी इसको जो है रखा जाता था। तो रखने का जो स्थान होता था, इन लोग जो है ब्रिटिश लोग सबसे पहले इन लोग करता क्या था कि गाय और सुअर का जो चर्बी होता है उसमें जो है कारतूस को रखता था, जिससे जो है हिंदू धर्म भ्रष्ट होने वाला था। जिस कारण बस ये जो विद्रोह है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हिंसात्मक हो जाता है।
ये सबसे पहला पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा पॉइंट पे आपको यहाँ पे लिखना है कि जो मार्केट में, जो बाजार में आटा बिकता था, उस आटा में क्या होता था कि गाय और सुअर का जो हड्डी होती थी उसको चूरा करके मिला दिया जाता था, उसके बाद जो है अंग्रेज लोग बेचते थे। तो ये जो रीज़न है, जब भारतीयवासी को पता चला तो उन लोग के द्वारा जो है एक हिंसात्मक विद्रोह शुरू कर दी गई। तो आपको जो है आटा के बारे में ये दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि जो एक मान लेते हैं कि एक घटना है जो बताया गया है आपके एनसीईआरटी किताब में कि एक खलासी होता है और एक ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या होते हैं कि एक जगह बैठे होते हैं और उनके लोटा में पानी होता है। तो खलासी के द्वारा बोला जाता है कि आप मुझे जो है थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। तो वो जो ब्राह्मण होते हैं वो बोलते हैं कि आप जो है नीच जाति के हैं, आप मेरा लोटा को छुएंगे तो मेरा लोटा पवित्र मतलब अपवित्र हो जाएगा। तो इस कारणवश जो है ब्राह्मण उसको पानी पीने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो फिर खलासी जो है एकदम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद जो है उनके द्वारा एक श्राप दिया जाता है कि जाओ, तुम्हारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी एक कारण जो है 1857 का विद्रोह का कारण हो सकता है। ठीक है, जब विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग क्षेत्र से जो है अलग अलग नेता के द्वारा इस विद्रोह को संभाला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है और एक कारण रीजन आता है और एक रीजन सामने आता है। रीजन ये होता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इस समय में एक भविष्यवाणी की गई थी कि 100 साल के बाद जो है आप लोगों का देश, मतलब हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हो जाएगा। 100 साल बाद मतलब 1757 के बाद 100 साल जोड़ेंगे तो 1857 होगा। मतलब 1857 में जो अभी ये विद्रोह हो रहा है वो विद्रोह कहीं ना कहीं हम लोग का आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, तो इस कारणवश भी जो है बहुत सारे भारतीयवासी जो है इसमें शामिल होते हैं और अंग्रेज के खिलाफ जो है एक जबरदस्त युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है कारण आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एकदम सिंपल वे में। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिया हुआ है कि महाजनपद काल की राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं का वर्णन करें। सबसे पहले आपको लिखना है महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कितने महाजनपद थे और प्रसिद्ध कौन था, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके बारे में लिखना है। मतलब कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप जो है सबसे पहले उसका परिचय देंगे, इंट्रो देंगे। ठीक है, इंट्रो आपको देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको एक निष्कर्ष लिखना है। यहाँ पे मैंने निष्कर्ष लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आपको जो है हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष, 5 नंबर वाले प्रश्न में निष्कर्ष जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए राजनीतिक विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है कि महाजनपद का उदय। इसमें लिखना है कि इस काल में 16 महाजनपद स्थापित हुए जिसमें मगध, कौशल, अवंती, वत्स प्रमुख थे। नेक्स्ट में लिखना है राजतंत्र और गणतंत्र। कुछ महाजनपद राजतंत्रीय थे जबकि कुछ गणतंत्रीय प्रणाली का पालन करते थे, जैसे वज्जी संघ। नेक्स्ट है सैन्य संगठन। स्थायी सेनाओं का गठन हुआ जिसमें हाथी, घोड़े और रथों का प्रयोग किया गया। यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है आपको आर्थिक विशेषताएं। कृषि का विकास, लोहे के उपकरणों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि व्यापार और वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन बढ़ा जिससे आंतरिक और बाहरी व्यापार में वृद्धि हुई। और अंतिम है कि शिल्प और उद्योग, मतलब कदगरगा, मिट्टी के बर्तन, धातु कार्य जैसे उद्योगों का विकास हुआ। तो इस तरीके से यदि आप पॉइंट वाइज हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और लास्ट में फिर एक निष्कर्ष लिखते हैं तो दोस्तों आपको जो है 5 में 5 मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे ढंग से दिया जाएगा। ठीक है, बात ये रहेगा कि आप जो है काटा छाटा नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, कि आप जो है लिख रहे हैं, नहीं फिर गलत हो गया फिर काट दिए इसको, फिर आगे लिखेंगे नहीं ये भी गलत हो गया काट दिए। तो ये जो तरीका है ये आपको नहीं करना है। पहले आपको सोचना है फिर लिखना है, सोचना है लिखना है। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड लिखना है ताकि जो है समय का सदुपयोग हो सके, समय से आप जो है सारे प्रश्न का आंसर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पहले इंट्रो लिखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इनके जो सहायता करने वाले थे, इनके गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य।
ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम आपको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी लिख देना है। ठीक है, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र किताब लिखी गई थी, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में लिखा हुआ नहीं है, इसमें आपको राजनीति के बारे में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना आपको लिखने के बाद आपको जो पूछा गया क्वेश्चन में प्रशासनिक ढांचे, उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, सबसे पहला नंबर में आप लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन, नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन, नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आप यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए जिस कारणवश मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले ही रिपीट कर दिया हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ हूँ, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन जुड़ सकता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि इसके प्रमुख कारण की चर्चा करें। तो ये कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कारण भी, रीजन भी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रमुख कारण बताया हुआ है। प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है प्रमुख कारण। एक नंबर में कला और स्थापत्य, इसमें लिखा हुआ है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में उत्कृष्ट चित्रकारी और मूर्तिकला का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है साहित्य, कालिदास, भारवी और बाणभट्ट जैसे महान कवि और लेखक इस काल में हुए हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्र और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों ये रहा आपका सब्जेक्टिव नंबर 3, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से याद करने हैं। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आप जो है प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है तो दोस्तों आप जो है सारे क्वेश्चंस को याद कर लें, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप जो है उसका आंसर अच्छे से लिख सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।